नमस्कार, मैं लक्ष्मी प्रसाद मालगुडी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड। आज हम कक्षा 11 के लिए हिंदी विषय आरोह भाग 1 से पाठ संख्या 2 मियां नसरुद्दीन को पढ़ेंगे। इसके चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। कृष्णा सोबती ने ये पाठ लिखा है, उनके जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। शब्द चित्र और संस्मरण किस प्रकार की विधा है, उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मुहावरे पाठ में आए हुए और कठिन शब्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। शब्दों के आलोक में ये कृष्णा सोबती ने कहा है। उनकी एक पुस्तक है शब्दों के आलोक में और ये बड़ा प्रसिद्ध उनका ये वाक्य माना जाता है। कृष्णा सोबती का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। उनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 में गुजरात में हुआ। आज वो स्थान जो तब गुजरात था, पश्चिमी पंजाब में जो पाकिस्तान का हिस्सा है और वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी कुछ रचनाएँ हैं, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास हैं। प्यार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कहानी संग्रह है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र है और संस्मरण है। आपने उपन्यास सुना, आपने कहानी संग्रह सुना, आपने शब्द चित्र और संस्मरण सुना। इनमें थोड़ा-सा अंतर समझ लेंगे। उपन्यास किसी के समग्र विषय को लेकर के जब लिखा जाता है किसी विषय पर, तो वो उपन्यास होता है। संपूर्ण एक बहुत बड़ी कहानी जो पुस्तकाकार होती है, वो उपन्यास कहा जाता है। कहानी संग्रह जो छोटी-छोटी कहानियाँ होती है, 3-4 पेज, 5 पेज, 6 पेज की हो सकती है और कई कहानियाँ उसमें होती हैं। उनका जब संग्रह एक पुस्तक के रूप में किया जाता है, उसे कहानी संग्रह कहते हैं। शब्द चित्र और संस्मरण, थोड़ा-सा अंतर है दोनों में। शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का या किसी घटना विशेष का एक चित्र जैसा खींच देना, शब्दों के द्वारा। जैसे कोई कलाकार पेंसिल से कोई चित्र बनाता है, ऐसे ही साहित्यकार शब्दों से चित्र बनाता है, उसे कहते हैं शब्द चित्र। आपके आँखों के सामने उन शब्दों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे एक चित्र खींच करके, एक चित्र बना करके रख दिया हो। संस्मरण में अंतर समझिए, संस्मरण होता है जिस जो घटना घटती है, जिसमें स्वयं लेखक या लेखिका या साहित्यकार स्वयं भी उपस्थित होता है और उसकी वो स्मृतियाँ होती हैं। इस रूप में जब लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं संस्मरण। कृष्णा सोबती को बहुत सारे साहित्यिक सम्मान मिले। उनमें से कुछ प्रमुख सम्मानों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे साहित्य अकादमी सम्मान। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और वो सम्मान नागरिक सम्मान कहा जाता है। ऐसे ही साहित्य में जो सम्मान दिए जाते हैं, वो साहित्यिक सम्मान होते हैं और साहित्य अकादमी सम्मान साहित्य के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। उससे कृष्णा सोबती नवाजी गई। हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, हिंदी अकादमी भी पुरस्कृत करती है और उसी के तहत ये शलाका सम्मान इनका है, ये इनको मिला। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता भी इनके पास थी, यानी बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ और तमाम अन्य संगठनों की ये सदस्य भी रही हैं और साहित्य अकादमी की भी सदस्य रही हैं। इसके अतिरिक्त इनको अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। विस्तार भय से यहाँ पर संक्षेप में ये जीवन परिचय दिया गया है और उनकी मृत्यु हुई है 25 जनवरी 2019 को, अभी 5 वर्ष पहले की ये घटना है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। हिंदी कथा साहित्य को लिखने वाले साहित्यकारों में इनको एक विशेष रूप का दर्जा मिला हुआ है।
और ये मानती है कि ज़्यादा लिखने से अच्छा है अच्छा लिखना। तो वे कम लिखती है, लेकिन विशिष्ट लिखती है। लिखती कम थी, बहुत ज़्यादा लिखने में विश्वास नहीं करती, लेकिन जो कुछ भी लिखती है, वो विशेष लिखती है। क्वांटिटी और क्वालिटी 2 शब्द हैं, गुणवत्ता और संख्यात्मकता। तो ये गुणवत्ता पर जोर देती हैं, साहित्य में भी गुणवत्ता रहे। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ-सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। संयमित लेखन का अर्थ होता है, लिखा जाए संयम होकर के, बेतरतीब नहीं लिखा जाए जिसमें। जो भी लिखा जाए संयम पूर्वक और अच्छे प्रकार से लिखा जाए और साफ-सुथरा लिखा जाए, उसमें उलझन ना हो, स्पष्टता जिसमें रहे, वो साफ-सुथरी रचना होती है। इसलिए उनकी इन 2 खूबियों के कारण हर बार, हमेशा, निरंतर, नित माने निरंतर, नया पाठक वर्ग जुड़ता रहता था। उन्होंने ऐसे पाठक वर्ग को तैयार किया। पाठक वर्ग का मतलब उनके साहित्य को पढ़ने वाला, उसमें रुचि रखने वाला जो पाठक होता है, वो इन्होंने बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपना दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। अब कृष्णा सोबती उपन्यास लिखती थी, कहानियां भी लिखती थी लंबी और संस्मरण भी वो लिखती थी। तो साहित्यिक क्षेत्र में एक दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की, अर्थात लंबे समय तक वो उस क्षेत्र में रही। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। यादगार चरित्र का मतलब क्या हुआ? जैसे जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, वो पात्र इतना प्रसिद्ध हो गया कि हर किसी की यादों में बस गया और हर कोई उसको याद करता है। तो उसको कहते हैं यादगार चरित्र। साहित्यिक जो चरित्र गढ़े जाते हैं, उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है और वो अमर हो गए वो पात्र। जैसे हम पाठ में भी पढ़ेंगे, जो हमने आज पढ़ना है, उस पे चर्चा करेंगे। मियां नसीरुद्दीन एक विशिष्ट चरित्र है और वो हमेशा के लिए अमर हो गया। मित्रों एक चरित्र है, एक शाहनी चरित्र है और एक हशमत चरित्र है। हशमत हम हशमत पुस्तक से लिया गया है ये चरित्र और उसी से मियां नसरुद्दीन भी लिया गया है और इसलिए यहाँ पर हशमत शब्द एक पात्र का नाम है। भारत और पाकिस्तान 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ, तो एक हिस्सा पाकिस्तान बना, एक भारत बना। उस समय विभाजन के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत वाले क्षेत्र में आए और भारत वाले क्षेत्र से जो बाद में पाकिस्तान बना था उस क्षेत्र में गए, तो उस पर बहुत सारे लेखकों ने कालजयी रचनाएं लिखी है। अब ये कालजयी रचना क्या हुई? जो रचना हर काल के लिए अमर हो जाती है। माना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा, तो वो कालजयी रचना हो गई, जो हर काल में रहे। तो ऐसे ही कृष्णा सोबती का नाम भी उन साहित्यकारों में आता है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान पर कालजयी रचना लिखी है। तो जो उन कालजयी रचनाकारों का हम वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं, तो पहली पंक्ति में इनका नाम रखा जाएगा। इतनी श्रेष्ठ इनकी रचनाएं हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो साहित्यिक दौर रहा है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म शाहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। प्रोफेसर यशपाल, साहित्यकार यशपाल, इन्होंने एक रचना लिखी है झूठा सच और बहुत चर्चित ये उनकी रचना है। राही मासूम रज्जा, इन्होंने आधा गांव नामक एक रचना लिखी है। आपने इस साहित्यकार को कहीं और भी सुना होगा। आपने महाभारत देखी होगी, वी आर चोपड़ा ने जो बनाई थी टेलीविजन धारावाहिक के रूप में, तो उसके संवाद भी लिखे थे राही मासूम रज्जा ने। भीष्म साहनी ने तमस एक उपन्यास लिखा है और बड़ा उत्कृष्ट उपन्यास है उनका। इस पर भी धारावाहिक बना हुआ था और आता था, पहले प्रसारण होता था दूरदर्शन पर। तो वो
तमस उपन्यास भी इसी विषय पर आधारित है। ऐसे ही इन श्रेणियों में झूठा सच, आधा गांव, तमस, अगर इसको एक कैटेगराइज कर दिया जाए, श्रेणीबद्ध कर दिया जाए, तो चौथा जो नाम होगा वो कृष्णा सोबती का और उनकी इस पुस्तक जिंदगी नामा का हम वर्णन कर सकते हैं। इस प्रसंग में उनके लिए भी एक विशिष्ट उपलब्धि है ये। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। मैंने आपको बताया था संस्मरण का मतलब जिस घटना, जिस पात्र के साथ स्वयं साहित्यकार भी जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं संस्मरण। सम उपसर्ग है, स्मरण है। अच्छी तरह से जो याद रहे और जिसके विषय में साहित्यकार ने लिखा, वो संस्मरण हुआ। जैसे हम कभी अपने बचपन की बात करते हैं, अपने साथ जो घटी हुई घटना किसी और को सुनाते हैं लंबे अवधि के बाद, उसको भी संस्मरण कह सकते हैं। आपने अपने दादा से, अपनी दादी से, पिता से उनके दौर की कुछ बातें सुनी होगी जो रोमांचक होगी, या कोई घटना होगी जो विशिष्ट होगी, वो भी संस्मरण होता है। तो साहित्य में जो विधाएं होती जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, रेखाचित्र, ऐसे ही संस्मरण भी एक विधा है। तो हम हशमत में ये बहुत सारे पात्रों का संस्मरण लिखा हुआ है कृष्णा सोबती ने, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस बात को देखिए, अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में कृष्णा सोबती एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है, लेकिन माना अपना व्यक्तित्व का जो दूसरा पक्ष है, मान लो उन्होंने उसको हशमत के चरित्र पर काल्पनिक पात्र के रूप में गढ़ दिया हो, तो उसका सृजन कर दिया, उसका निर्माण कर दिया, उसको बना दिया, हशमत एक पात्र बना दिया और उसके संस्मरण उस पुस्तक में लिख दिया गया। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। भाषिक प्रयोग समझिए आप यहाँ पर, भाषा शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है और भाषिक बन जाता है। तो भाषा के जो प्रयोग होते हैं, साहित्यकार या फिर जो भाषाविद होता है, वो विभिन्न शैलियों में और भाषा और शब्दों का प्रयोग करता रहता है नए नए रूप से। तो वो विविधता है, एक जैसा नहीं है, उसमें अलग अलग रूप दिखता है, कभी किसी तरह से प्रयोग करना, कभी किसी तरह से करना, तो वो विविधता अच्छी लगती है। जैसे ये गुलदस्ता है, उसमें अनेक रंगों के फूल हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। जैसे कोई भोजन है तो अलग अलग रसों का भोजन है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, मीठा है, खारा है, कसाई है, फीका है, तो भोजन विशिष्ट बन जाता है अलग अलग स्वाद से युक्त। ऐसे ही साहित्य में भी जब भाषिक प्रयोग में विविधता होती है, तो वो साहित्य उत्कृष्ट बन जाता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। ताजगी का मतलब नयापन। ऐसा लगता है कि कुछ नया है ये, और नए वस्तु के प्रति, नई भाषा के प्रति, नई प्रस्तुति के प्रति, नए व्यक्ति के प्रति, नए संस्थान के प्रति, नई कक्षा के प्रति अ, हमारे अंदर एक ताजगी आती है। हमें ये लगता है कि हम इसको जानें, हम इसको समझें। तो वो विलक्षण ताजगी इनकी भाषा, कथा भाषा में देखने को मिलती है, जो कथा की जो भाषा है। कथा माने कहानी की जो भाषा है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता का भी प्रयोग किया है। आपने छोटी कक्षाओं में तत्सम शब्द पढ़े होंगे। यहाँ पर तत्सम शब्द का अर्थ समझिए, तत् और सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के लिए तत् कहा है यहाँ पर, और सम माने समान। तो संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको कहते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण के लिए विद्यालय, संस्कृत का शब्द है, विद्या और आलय। उदाहरण के लिए पुस्तक, संस्कृत का शब्द है पुस्तकम। तो ठीक हिंदी में भी हम पुस्तक का प्रयोग करते हैं। तो वो हुई पुस्तक और विद्यालय, दोनों शब्द हुए तत्सम। तो संस्कृत इस तत्समता का भी प्रयोग करती है अपने कथा साहित्य में। तो साथ ही साथ उर्दू का बांकपन भी। उर्दू का बांकपन का मतलब हुआ, उर्दू एक निराली भाषा है और उर्दू में एक ताजगी है। तो वो जो उर्दू का जो वक्रता है, वो भी उनकी भाषा में दिखती है। उर्दू के जो व्यंग्य है, उर्दू की जो शैली है, वो भी उनके कथा साहित्य में देखने को मिलता है। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा, आज पाकिस्तान के पश्चिम
जो प्रांत है पंजाब, वहाँ उस समय वहाँ से आई थी, तो वो पंजाबी भाषा की भी अच्छी जानकार थी, कृष्णा सोबती। तो पंजाबी भाषा ज़िंदा-दिली भाषा है। पंजाबी का रहन-सहन, खान-पान ज़िंदा-दिली पैदा करता है, तो इसलिए उनकी भाषा में संस्कृत की तत्समता है, जिसमें गूढ़ता है, विद्वता है, उर्दू शैली का भी प्रयोग है, तो पंजाबी की ज़िंदा-दिली भी है। ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र, हम हशमत नामक संग्रह से। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र, हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया। अब जो हम चर्चा कर रहे थे कि हशमत उन्होंने एक चरित्र गढ़ा है और अपने व्यक्तित्व का ही एक दूसरा पहलू मान लो हशमत के रूप में है, तो पुस्तक जब बनी तो हम हशमत नामक पुस्तक बन गई। उसमें कई चरित्र हैं, उनमें से एक चरित्र मियाँ नसरुद्दीन का भी है, एक कहानी उन पर भी है, वो शब्द चित्र है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, शब्द चित्र और संस्मरण में थोड़ा-सा अंतर है। किसी का एक जैसे चित्रकार एक स्केच खींच देता है, वो शब्द चित्र जैसा ऐसा लगता है कि हम शब्द को सुन कर के, वाक्यों को सुन कर के हमारे आँखों के सामने एक चित्र उभर जाता है। उसको कहते हैं शब्द चित्र। और जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण ऐसी एक विधा शब्द चित्र भी है या रेखा चित्र भी है। तो वहाँ से ये लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया। नानबाई, नानबाई कहते हैं रोटी बनाने की कला में जो निपुण हो, उसको हम कहेंगे नानबाई। तो मियाँ नसरुद्दीन भी रोटी बनाने में निपुण है, खाना बनाने में भी निपुण है। तो वो ऐसा एक व्यक्तित्व है जो रोटी बनाने में निपुण है। पढ़ा-लिखा नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन वो खानदानी काम करता है और वो नानबाई है। तो उसकी रुचि क्या है, स्वभाव क्या है, कैसा व्यक्तित्व है, एक शब्द चित्र खींचा गया है उसके व्यक्तित्व पर। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वो खानदानी नानबाई है और उनका जो अंदाज है, खाना कला है जो रोटी पकाने की, उसमें महारत है उसको। महारत का मतलब हुआ उसमें निपुणता है, एक्सपर्ट है उसमें वो। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। अब आप ये देखिए, पेशे को कला का दर्जा देना, पेशे को मजबूरी भी नहीं, पेशे को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया न मत बनाएं हम, धन कमाने का जरिया न बनाएं अपने व्यवसाय को। जो भी हम करते हैं आजीविका के लिए, उसको एक कला समझिए हम, वो एक आर्ट मानिए उसको, उसमें रुचि के साथ हम जुड़ जाएं, तो वो पेशा हमारा हमारी कला बन जाती है। तो उसका दर्जा देते हैं, भले ही वो अनपढ़ है, लेकिन पेशे को पूजते हैं, सौंदर्य प्रदान करते हैं। और करके सीखने की असली हुनर मानते हैं। करके सीखना, आज की शिक्षा का उद्देश्य है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ये हमारे एनसीएफ 2005 में भी कहा है, एनईपी भी कहते हैं। एनईपी जो शिक्षा 2020 सरकार ने जो प्रस्तुत की है, उसमें भी कहते हैं कि किसी चीज़ को सिर्फ सैद्धांतिक रूप से हम ना पढ़ें, बल्कि हम उसको प्रयोगात्मक रूप में भी समझें, तो उसी को कहते हैं करके सीखना। तो अनपढ़ होते हुए मियाँ नसरुद्दीन भी अपने खानदानी जो नानबाई का उनका काम था, करके सीखने के बात को वो असली हुनर मानते हैं कि सच्चा हुनर वही है जो करके सीखा जाए। तो लीजिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। साहबो एक संबोधन है और हर साहित्यकार का एक लिखने का ढंग होता है, एक शैली होती है। उसी शैली के हिसाब से यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं। तो आपको थोड़ा-सा उनके शैली के हिसाब से समझने का प्रयास करना है कि साहबो, जैसे हम कहते हैं महोदय, हाँ जी सुनिए, या बच्चों,
तो उन्होंने इसी तरह से साहबो शब्द का प्रयोग किया है। एक दिन ये मटिया महल की तरफ गए, तो कृष्णा सोवती कहती उस दिन अपन, अपन माने हम, तो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से अगर न गुजर जाते, यानी किसी दिन ये मटिया महल की तरफ से गुजरे। अब मटिया महल कहाँ है? जामा दिल्ली के जामा मस्जिद के पीछे गली है, वहीं मटिया महल है और गड़ैया मोहल्ला भी वहीं है। तो वहां से गए होंगे ये लोग, कृष्णा सोबती और उनके साथ कोई और भी। तो वो फिर अगर जाते नहीं तो उस व्यक्तित्व का हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कोई नान भाई है जो खानदानी नान भाई है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में तमाम ऊंचे-ऊंचे विषयों पर, बड़े-बड़े विषयों पर चर्चा होती है। जैसे राजनीति के जानकार और बड़े-बड़े नेताओं को लोग देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं उन पर। साहित्य पर भी चर्चा होती है। जहाँ बड़ा क्षेत्र हो, बड़ा शहर हो, वहाँ हर विधाएँ देखने को मिलती है। तो राजनीति विषय पर चर्चा हो रही है, नेताओं पर चर्चा हो रही है, साहित्य पे चर्चा हो रही है, कला पर चर्चा होती है या कलाकार वहाँ दिखते हैं, तमाम कार्यक्रम होते हैं, कला दीर्घाएँ लगती हैं। उन सब की चर्चाएँ जहाँ इतनी भीड़-भाड़ में होती होगी, तो वहाँ हम हज़ारों हज़ार मसीहों के धूम-धड़क्के में, ये सारे राजनीति के मसीहा हैं, साहित्य के मसीहा हैं, कला के मसीहा हैं, हज़ारों हज़ार पड़े हैं वहाँ, असंख्य हैं। तो अगर हम वहाँ नहीं जाते मटिया महल की तरफ, तो नानबाइयों के एक मसीहा और हैं। बहुत सारे मसीहा अपने-अपने क्षेत्र के जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो उद्धारक होते हैं उस क्षेत्र के या श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उसको कह सकते हैं मसीहा। जो मार्गदर्शन करे औरों का भी, उसको कहते हैं मसीहा। मसीहा जैसे हम कहते हैं कि मसीहा, मसीहा है भाई वो गरीबों के मसीहा है। तो गरीबों के उद्धार करने वाले हैं, गरीबों को रास्ता दिखाने वाले हैं, उसको कहते हैं मसीहा। तो अपने-अपने क्षेत्र के मसीहा होते हैं, उन्हीं में से नानबाइयों के जो मसीहा हैं, वो मियाँ नसरुद्दीन को हम नहीं पहचान पाते, यदि उस दिन हम मटिया महल नहीं जाते। और क्या किससे वंचित रह जाते? हम उस उनका जो मसीही अंदाज है, उसका लुत्फ़ कैसे उठाते? एक शब्द आया लुत्फ़, लुत्फ़ का मतलब हुआ आनंद। उनका जो मसीहाई अंदाज है, जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई उद्धारक, कोई मार्गदर्शक किसी को अ बोलता है तो उसका अलग तरीका होता है बोलने का, उसमें एक आत्मविश्वास होता है, तो वो अंदाज, वो शैली होती है। तो हम भी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन के मसीह अंदाज का लुत्फ़ नहीं उठा पाते। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़ा पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल पड़े। अब ये उस बात को और विस्तार से कहना चाह रहे हैं कि एक दिन हम दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया महल की ओर निकले। यानी जामा मस्जिद जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी मानी जाती है। उसी के पास में मटिया महल है, तो वहाँ गड़ैया मोहल्ला है, उधर से निकल रहे थे। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। निहायत में एक सामान्य सी बिल्कुल एक मामूली दुकान थी और थोड़ा वो गली पतली रही होगी तो वहाँ पे दुकान में भी ज़्यादा उजाला नहीं था, तो अंधेरी सी दुकान पर आवाज़ आ रही थी पटापट की और आवाज़ थी जैसे आटे को जब गूँथते हैं और गूँथने के बाद मान लो उसके ऊपर हाथ मारते हैं या दोनों हाथों में आटे को इधर से उधर आदमी उसको पलटता है तो आवाज़ आती पट-पट की। तो उन्होंने देखा कि आटा गूँथा जा रहा है, संते देखा, गूँथा जा रहा है और उसपे आवाज़ आ रही है पट-पट की। तो वो ठिठके कि क्या हो रहा है बड़े उस स्वर को सुनकर के बड़े अच्छे ढंग से यहाँ आटा गूँथा जा रहा है। तो सोचा होगा चलो सिवइयों की तैयारी हो रही होगी। सिवइयाँ आप जानते हैं आटे से बारीक सी बनती है और दूध में अ पकाई जाती है, खीर की तरह मान सकते हैं। सबसे आसान और सरल कह सकते हैं मीठे के रूप में भोजन के बाद सिवइयाँ होती है। सोचा होगा सिवइयाँ बन रही होगी, पर पूछ लिया फिर भी उन्होंने जो वहाँ पर रहे होंगे। तो पूछा कि ये क्या हो रहा है और ये दुकान किसकी है? तो उन्होंने बताया कि ये खानदानी नान बाई की दुकान है और उन नान बाई का नाम है नान बाई मैं पहले बता चुका हूँ, रोटी बनाने की कला को जानने वाले को नान बाई कहते हैं। तो जो खानदानी उसको कहते हैं जो परंपरा से उसके पिता, उसके दादा, उसके परदादा, जो उसके
कुटुंब में, परिवार में, खानदान में निरंतर वो काम आगे बढ़ रहा हो, उसको खानदानी कहते हैं। तो खानदानी पेशे बहुत सारे होते हैं, तो वो नान भाई भी मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए। आम तौर पे आप घर में रोटी खाते हैं, रोटी लेते हैं, तो रोटी एक प्रकार की होती है, आटा गूँथा, रोटी बनाई, सामान्य सी रोटी, रोज़ वही खाते हैं। लेकिन रोटियाँ भी विविध प्रकार की होती हैं। इस पाठ में हम पढ़ेंगे। लेकिन 2-3 प्रकार की रोटियाँ आप जब कभी शादी-ब्याह किसी कार्यक्रम में जाते हैं आज के दौर में, भई ये नान वाली रोटी है, ये तंदूर की रोटी है, ये तवा रोटी है, ये मकई की रोटी है, तमाम प्रकार की रोटियाँ हैं, ये रुमाली रोटी है। तो 56 प्रकार की रोटियाँ बनाते थे वो, ऐसे मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है ये। हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। उन्होंने झाँका दुकान की तरफ अंदर झुके हो, देखा गर्दन से अंदर करके और वहाँ पर चारपाई में बैठे हैं मियाँ नसरुद्दीन और बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसमों की मार का मतलब होता है जैसे सर्दी, धूप, वर्षा, इन मौसमों में आदमी जूझता है और उसका प्रभाव उसकी उम्र के साथ उसके चेहरे पर भी दिखाई देता है, उसके शरीर पर भी दिखता है। तो जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई, मौसमों की मार उस पे ज़्यादा दिखेगी। तो वो अर्थात वो उम्र-दराज व्यक्ति था, तो उसका चेहरा पका हुआ था, यानी वृद्ध का जैसा चेहरा था उसका, यानी वो वृद्ध था, उम्र उसकी ज़्यादा थी। आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर थे। काइयाँ का मतलब चालाकी, भोलापन का मतलब सरलता और पेशानी का मतलब माथी पर, जो माथा ललाट होता है हमारा मस्तक, तो पेशानी पर जैसे ये आत्मविश्वास था कि कोई मजा हुआ कारीगर है अपने क्षेत्र का, पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा हुआ है वहाँ पर। हमें उसने ग्राहक समझा और हमें देख के बोला, मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए, बताइए, सुनाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। आपको वक़्त हो तो आधी बात कह पाए, तब तक मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हज़ारी अंदाज़ से सिर हिलाया। अर्थात आधी बात ही कह पाए मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हज़ारी अंदाज़, इस बात को समझिए, पंच हज़ारी अंदाज़ में सिर हिलाने का मतलब क्या हुआ? 5000 का जो अंदाज़ हो और 5000 क्या हुआ? 5000 सैनिकों का जो नेता हो, कमांडर हो, लीडर हो, सेनापति हो, उसके अंदर जो आत्मविश्वास होता है, ऐसी पंच हज़ारी अंदाज में उसने सिर हिलाया। मान लो वो इतना बड़ा व्यक्तित्व होगा अपने क्षेत्र में, इसको कहा है पंच हज़ारी। यानी कोई जैसे 5000 सैनिकों का सेनापति, उसको भी कह सकते हैं पंच हज़ारी अंदाज, उसका जो अंदाज होता है। एक गिड़गिड़ा रहा है, दीन भाव है और एक बड़े वर्ग का नेतृत्व करता है तो उसका अंदाज अलग होता है। अंग्रेजी में एक शब्द है बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। जिस भी क्षेत्र में है वहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसी को यहाँ पर पंचहजारी अंदाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहुत सारे उर्दू शब्दों का इसमें प्रयोग आएगा, तो आपको समझना है। कहा उसने, निकाल लेंगे वक़्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? ठीक है, आप पूछ रहे हैं तो समय निकाल लेंगे, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? फिर घूर कर देखा और जोड़ा। फिर उसने गौर से हमें घूरा, देखा, ये पूछ रहे हैं लेकिन ये हैं कौन? फिर एक बात और जोड़ी उसने, प्रश्न किया, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? उसकी समझ में आ गया कि ये कोई पत्रकार है, अखबार नवीस कोई पत्रकार हैं। तो प्रश्न किया कि क्या आप पत्रकार तो नहीं हो? क्योंकि पत्रकार ही प्रश्न पूछता है, किसी के पास जाता है, साक्षात्कार लेता है, किसी विषय पर बात रखता है। कहा कहीं आप पत्रकार तो नहीं हो? फिर साथ ही साथ एक बात और कह दी, अरे यह तो खोजियों की खुरापात है। यह का मतलब हुआ यहाँ पर जो ये अखबार, यह का मतलब हुआ अखबार। तो जो अखबार है वो खोजियों की खुरापात है, खोजियों की शरारत है ये। ये अखबार वगैरह पढ़ना अच्छा नहीं मानता था मियाँ नसरुद्दीन,
क्योंकि कामकाजी आदमी को अखबार वगैरह से कोई लेना-देना नहीं होता था। ये टेलीविज़न तो तब शायद नहीं भी रहा होगा, वो देखता नहीं होगा, लेकिन अखबार भी या पुस्तक पढ़ना उसको उससे कोई लेना-देना नहीं था। उनका ये मानना था कि हम कामकाजी लोग हैं और ये फालतू की चीज़ है ये अखबार पढ़ना। उसके पीछे का एक शायद इसलिए भी सोचता होगा कि वो निरक्षर थे, उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, इसलिए उसने कहा होगा। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला यहाँ पे समझिए बेकार, जिनका कोई काम नहीं है, जो फालतू हैं, वो अखबार पढ़ते हैं और जो फालतू हैं, वो अखबार बनाते हैं। उसकी दृष्टि में, मियाँ नसरुद्दीन की दृष्टि में। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है? जो काम करता है, जो हाथ की कारीगरी करता है, खेत में जो काम करता है किसान, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो लकड़ी का काम करता है, जो खाना बनाने का काम करता है, वो कामकाजी आदमी हुआ। तो उसको इनसे क्या लेना-देना, उसको क्या लाभ? तो इसीलिए कहता हो, खैर आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? आप यहाँ तक आ ही गए, तो पूछो क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे? उसने उनका मान रखा। पूछना यह था कि किस-किस की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? विविध प्रकार की रोटियाँ आपने बनानी सीखी तो कहाँ से सीखा? क्योंकि उसके बारे में कहते थे वो 56 प्रकार की रोटियाँ बना सकता था। इल्म माने ज्ञान, इल्म माने विद्या, तो ये विद्या आपने कहाँ से सीखी? जैसे आज के दौर में हम होटल में लगते हैं भोजन बनाने के लिए, तो कहते हैं कि एचएम किया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं, उससे कुछ देख कर के भी लग रहा था कि ये आम आदमी है, अनपढ़ है, तो इतना कैसे सीख लिया? तो वो कहता है मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। आँखों के कंचे का मतलब जैसे कंचा होता था, वो काँच की जैसी गोलियाँ बच्चे खेलते थे, तो ऐसी आँखों की गोलियाँ हैं, गोल हम पे फेरा घुमा करके देखा और फिर तरेर करके बोला, हमें मतलब घूर करके बोले, क्या बोले वो? क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। पहले तो पूछा क्या मतलब और फिर साथ ही साथ ये बात भी कह दी, पूछो नान भाई इल्म लेने, ज्ञान लेने, शिक्षा लेने कहाँ जाएगा? और क्या नगीना साज के पास जाता है? क्या आईना साज के पास जाएगा? क्या मीना साज के पास जाएगा? ये रफूगर रंगरेज या तेली तबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। उसने तमाम बातें जोड़ दी। उसके बोलने में कोई ये ज़रूरी नहीं कि साहित्य की हो, सब कुछ सही हो। वो कहते हैं नगीना साज़ के पास नगीना साज़ जो नगीने का काम करता है, जो स्टोन होते हैं अंग्रेज़ी में, अंगूठियों पे लगते हैं, उसको नगीना कहते हैं। नगीना साज़ के पास क्या आईना साज़ के पास जाएगा वो? क्या मीना साज़ के पास जाएगा? आईना साज़ मतलब जो शीशा, दर्पण वग़ैरह बनाते हैं और मीना साज़ के पास जाएगा या रफूगर जो फटे हुए कपड़े वग़ैरह जो भी होते हैं, कहीं से फट जाए, उस पे उसी रंग का धागा लगा के उसको ठीक कर देते हैं, दोबारा प्रयोग में लाते हैं, वो रफूगर उस काम को करता है। रंगरेज जो रंग करता है, जैसे रंग बदलना चाह रहे हैं किसी कपड़े का, तो उसको रंग में भिगो करके और दूसरे रंग का बना देते, तो वो रंगरेज होता था। पहले कपड़ों पे खूब रंग किया जाता था। अब आज के दौर में अब तो मशीनें ही रंग रही है और प्रिंट जो उनका होता है, वो अब स्थायी प्रिंट होता है। तो तैली, तबोली जो तेल, तैली, तबोली, पान वाले, तेल वाले, क्या उनसे सीखने जाएगा वो? अरे साहब, क्या फरमा दिया आपने? आपने भी क्या कह दिया? यह तो हमारा खानदानी पेशा है, उनके पास थोड़ी ना जाएँगे। हमारे खानदान में चला आ रहा है, मैंने वहीं से सीखा। हाँ, इल्म की बात पूछी, हाँ, विद्या की बात पूछते हैं, तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद से ही सीखा। उर्दू शब्द है वालिद और वालिद का अर्थ होता है पिता। अपने जो उस्ताद पिता हैं, उस्ताद माने गुरु और वालिद माने पिता। तो मेरे पिता ही मेरे गुरु थे, उनसे ही सीखा। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जैसे आज के बच्चे नौकरी के लिए घर से जाते हैं, इस कंपनी में लगेगी, उस कंपनी में लगेगी, मैंने ये पढ़ा है, तो ये काम नहीं मिला, मुझे दूसरा काम मिला, मैनेजमेंट का काम नहीं मिला, कंप्यूटर का काम मिला। तो इसी तरह से कुछ कहना चाह रहा है कि ऐसा कुछ था नहीं कि यही पेशा हमने करना है और घर से बाहर आए हों इस पेशे के लिए। जो बाप-दादा का हुनर था, वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर।
बाप और दादा जिस काम को करते थे, उनका जो कौशल था, हुनर माने उनका जो कौशल था, जिसमें कुशलता थी, निपुणता थी, वही हमने भी सीख लिया। और जब हमारे वालिद पिता मरहूम हो गए, मरहूम का मतलब मृत्यु, जब उनका निधन हो गया, निधन, मृत्यु, तो जब वो मरहूम हो गए, उर्दू शब्द है ये मरहूम, तो जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो हमारे पिता जिसमें बैठते थे, जिस ठिए पर, जिस ठिकाने पर, वहीं पर बैठ गए। अब इन्होंने पूछा, पत्रकारों ने, कृष्णा सोबती वगैरह ने, आपके वालिद यानी आपके पिता मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लम्हा भर मतलब थोड़े क्षण के लिए। और जो वहां पे भट्टी जल रही थी, थोड़ी देर उसकी तरफ देखते रहे, पिता की याद हो आई होगी, लगा गहरी सोच में है इनको लगा। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। पिता की मतलब उनको पिता की याद आ गई मियां नसरुद्दीन को। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे, प्रसिद्ध थे, फेमस थे, मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले। उनका नाम था बरकत शाही। तो साथ में जोड़ देते नानबाई हैं गढ़ैया वाले, यानी खाना बनाने वाले, बरकत अली खाना बनाने वाले, गढ़ैया वाले माने गढ़ैया मोहल्ले में रहने वाले। तो उस नाम से वो जाने जाते थे। वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे, उनके जो वालिद थे, हमारे पिता के जो पिता थे, हमारे जो दादा थे, उनका नाम था आला नानबाई मियाँ कल्लन। आला शब्द का अर्थ वैसे श्रेष्ठ होता है, तो इनके नाम के आगे लगता होगा श्रेष्ठ। रोटी बनाने की कला में, भोजन बनाने की कला में निपुण मियाँ कल्लन, हमारे दादा का नाम। अपने दादा और पिता का नाम बताया। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? उन्होंने कहा कि इनमें से अपने दादा या पिता की कोई भी सीख, नसीहत का मतलब कोई सीख जो उन्होंने कभी आपको बताई होगी, दी होगी, याद हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं उसको। नसरुद्दीन कहते हैं, नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। उसका मानना था कि कोई कुछ सिखाए सिद्धांत रूप से, उससे कोई कुछ नहीं सीखता। जब व्यक्ति काम करता है स्वयं, तभी तो उसको आएगा। तो नसीहत से कोई चीज़ नहीं होती है, नसीहत तो देते रहते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ, भजा फरमाया आपने, भजा माने सही फरमाया, सही कहा आपने। पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। इन्होंने कहा आपने भजा फरमाया, इन्होंने उर्दू शब्दों का प्रयोग किया कि जो जैसा व्यक्ति हो उसके साथ वैसे ही शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो जब वो आपने काम शुरू किया होगा ये भट्टी का, तो कुछ बोला होगा शुरुआत में। सिखाते हुए आदमी शुरुआत में कुछ तो नसीहत देता ही है। तो जो कुछ भी हमने इस मियाँ नसरुद्दीन पाठ में आज पढ़ा, उसके मूल्यांकन के रूप में हम कुछ जानकारियाँ लेते हैं। मूल्यांकन के तौर पर हम समझ सकते हैं कि साक्षात्कार विधा क्या होती है। साक्षात्कार, जब पत्रकार किसी व्यक्ति के पास, किसी नेता के पास, किसी साहित्य के पास, साहित्यकार के पास, किसी कलाकार के पास, काम करने वाले के पास या आम नागरिक के पास जाकर के उस विषय से, या जो पत्रकार का अपना कुछ एजेंडा होगा, जिस विषय पर वो चर्चा उनसे करवाना चाहता होगा, पूछना चाहता होगा, पूछता है, तो वो साक्षात्कार हो सकता है। बहुत सारे साक्षात्कार आप समाचार चैनलों में देखते होंगे। किसी व्यक्ति विशेष को, विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति विशेष को वहाँ पर बैठाता है, उनसे प्रश्न करता है, उनके उस क्षेत्र से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, और साथ में अपने भी कुछ और प्रश्न उनके प्रश्नों के साथ जोड़ करके जो बातचीत होती है पत्रकार और उस व्यक्ति विशेष के रूप में, उसको कहते हैं साक्षात्कार। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कविता है, कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, ऐसे ही एक विधा होती है साक्षात्कार विधा। तो ये इसको कहते हैं हम साक्षात्कार। तो ये पाठ भी एक तरह से साक्षात्कार विधा का एक प्रकार है, जो मियाँ नसरुद्दीन से कृष्णा सोबती और अन्य उनके साथी उनका साक्षात्कार लेते हैं बिना किसी योजना के, उनसे पूछते हैं उनके काम के विषय में। इस पाठ में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे
पंचहजारी अंदाज। अब पंचहजारी अंदाज क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि जैसे 5,000 लोगों का जो नेतृत्व करता हो, जैसे 5,000 सैनिकों का एक सेनापति हो और उसके अंदर जो आत्मविश्वास होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उसका शरीर का हाव-भाव होता है, भाव-भंगिमाएँ होती हैं, उसी को आप पंचहजारी अंदाज समझ सकते हैं। एक मुहावरा उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आया है कि जैसे 5,000 सैनिकों का एक सेनापति का जो अंदाज हो। कठिन शब्द भी आए, जैसे मरहूम एक शब्द आया इसमें। तो मरहूम शब्द जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, उसको हम सामान्य तौर पे स्वर्गीय शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो मरहूम शब्द है। ऐसे ही जिंदा-दिली शब्द आया है, जो जीवटता होती है उसको जिंदा-दिली भी कहते हैं। तमाम ऐसे शब्द जो कठिन आते गए, जैसे इल्म माने सीख या विद्या या ज्ञान। तो ये कुछ कठिन शब्द थे, इन पर हमने चर्चा की और हम इसके बाद इस अंश का जो हमने पढ़ा है चर्चा के बिंदु, इन पर भी थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। कृष्णा सोबती का जीवन परिचय हमने पढ़ा था। ये जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, उस समय गुजरात थे, उस समय पश्चिमी पाकिस्तान था, आज गुजरात वाला हिस्सा था। उस हिस्से से वो आई और भारत में रही। भारत और पाकिस्तान के विषय पर उसने बहुत सारे लिखे, कहानियाँ लिखी, बहुत सारी चीज़ें लिखी। ज़िंदगीनामा में तो काफ़ी चर्चा है उनकी इस विषय पर। शब्द चित्र और संस्मरण का मैंने अंतर आपको बताया था। रेखा चित्र की जैसे वो भी शब्द चित्र से काफ़ी मिलता-जुलता रेखा चित्र एक शब्द आता है। महादेवी वर्मा के विषय में कहते हैं कि वो रेखा चित्र उनके बहुत उत्कृष्ट रहे हैं। और बाकी वही मुहावरे आपने चुनने हैं और कठिन शब्दों का अर्थ देखना है। गृह कार्य के रूप में आपने जो काम करना है, तो आप कृष्णा सोबती के जीवन को पढ़ सकते हैं। उसके जीवन चरित्र को आप ढंग से पढ़िए कि साहित्यकार किस प्रकार से जूझता है, किस प्रकार से रचनाएँ लिखता है, उसको फिर उसके रचना के उपलब्धि के तौर पे किस प्रकार उनको सम्मान मिलता है, कौन-कौन से वो सम्मान हो सकते हैं। जैसे साहित्य अकादमी भारतीय भाषाओं में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, ये भी उनको मिला है। और भी राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी के कौन-कौन साहित्यकार हैं, तो इनके जीवन को आप पढ़िए और समझिए। भारत और पाकिस्तान पर बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा, इसमें यशपाल की बात है, जिन्होंने झूठा सच लिखा। राही मासूम रज्जा की भी इसमें चर्चा है। उसके साथ-साथ भीष्म साहनी की भी इसमें चर्चा है। तो आप ऐसे तमाम जो साहित्यकार हैं, उनकी एक सूची बनाइए और लिखिए कि किस-किस साहित्यकार ने भारत और पाकिस्तान के विषय में लिखा है। आज हमने कृष्णा सोबती के इस मियां नसरुद्दीन पाठ को पढ़ा। जिन-जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की, उसको आप समझ चुके होंगे और मिलते हैं नए भाग के साथ। धन्यवाद।